हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिथ गुरु। और आज हम वन शॉट कवर करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का। तो हमने काफ़ी कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, अब उसको एक ही शॉट में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो समझ लेते हैं लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? तो इतना बड़ा बड़ा जो लिखा हुआ है लाइफ प्रोसेस, करता क्या है? मेंटेनेंस, राइट? मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। सो लाइफ को प्रोसेस करने के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस फॉलो करता है हमारा बॉडी? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड इन सबसे पहले न्यूट्रिशन। ओके, तो समझ लेते हैं हर एक टॉपिक को डेप्थ में। पहले जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन से होता क्या है? न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस, जो भी आप चीज़ें इनटेक करते हो, जो भी फूड इनटेक करते हो, उससे आपको नरिशमेंट मिले। तो न्यूट्रिशन से क्या होता है? बॉडी को नरिशमेंट मिलता है। ओके, नरिशमेंट के मेन रीजंस क्या है? वो है न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। सो इट्स अ इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर। ओके, नेक्स्ट हमारा है फैट। फैट क्या करता है? ये भी एनर्जी प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड एनर्जी, बट it's a time taking process. It's a time taking process, right? कितना मिनिमम मैक्सिमम कितना चाहिए? 6 to 7 hours तो चाहिए ही चाहिए। जैसे कि आप जो है रात को हैवी फूड खाते हो, राइट? ब्रेकफास्ट पे क्या करते हो? लाइट फूड खाते हो, बिकॉज आपको दिन भर काम करना होता है, राइट? सो आप जो ब्रेकफास्ट में खाते हो वो ट्राई किया करो कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करो। कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने से क्या होगा? आपको इंस्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड होगा बॉडी को, और आप पूरे दिन एनर्जेटिक रह सकते हो। फैट इसलिए रात को हम हैवी फूड खाते हैं, राइट? ऑयली खा लेते हैं, बिकॉज क्योंकि उसके बाद हमारा क्या होता है? स्लीपिंग टाइम होता है, और उस स्लीपिंग टाइम में क्या होगा? फैट इमल्सिफिकेशन शुरू हो जाएगा। फैट इमल्सिफिकेशन प्रोसेस में फैट ब्रेक डाउन होगा इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स। स्मॉल मॉलिक्यूल्स देन क्या होंगे? इमल्सिफाइड होंगे इन फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स लाइक ग्लिसरीन एंड ट्राइग्लिसरॉल्स। सो हमें फैट क्या करता है? फैट इमल्सिफाइड होकर फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है। फैटी एसिड्स आर ग्लिसरॉल, दैट इज ग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड। ओके, नेक्स्ट है हमारा विटामिन। विटामिन क्या करता है? विटामिन ई सुना होगा आप लोगों ने। विटामिन सी, विटामिन B12 and many more etc.
हर एक विटामिन का बहुत स्पेसिफिक रोल होता है। विटामिन जो है हमारे बॉडी में बहुत लेस क्वांटिटी में चाहिए होगा, इसलिए इसे बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट मीन्स लेसर इन क्वांटिटी, लेसर इन क्वांटिटी बट essential। ओके, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो न्यूट्रिएंट से एक चीज़ और बता देते हैं आप सभी को, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक होगा मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो मीन्स लेसर, मैक्रो मीन्स अबेंडेंट। ओके, तो मैक्रो मीन्स अबेंडेंट, उसके कम क्वांटिटी होगा बॉडी के अंदर, ठीक है। विटामिन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, और इसके अलावा क्या क्या हो सकता है आपका फाइबर। फाइबर डाइजेशन में हेल्प करता है, स्किन टाइटनिंग, ओके। अब कार्बोहाइड्रेट, हाँ, वन मोर थिंग, कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलता है, लाइक ब्रेड, ओके, जूस एट्सेट्रा। फैट कहाँ से मिलता है, ऑयल, बटर, घी, दीज आर द थिंग्स, ओके। वाइटामिन्स कहाँ से मिल सकता है आपको, फ्रूट्स। फाइबर कहाँ से मिल सकता है, सैलेड और जितने भी रफेज होते हैं। इसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, मसल स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, मसल्स स्ट्रॉन्ग करता है, राइट। मसल स्ट्रॉन्ग प्रोटीन की वजह से होता है। सो इसके सोर्सेज क्या क्या हो सकता है, और इनफैक्ट मसल इंजरी रिपेयर करने में, मसल्स इंजरी रिपेयरमेंट, और क्या है प्रोटीन का प्रोटीन का सोर्स क्या है, सुना होगा आप लोगों ने, पल्सेस, दाल में होता है, मीट, एग एट्सेट्रा, ओके। एंड मिनरल्स, मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, राइट। किन किन से मिलता है, वाटर से मिल जाएगा, मिल्क से मिल जाएगा, एट्सेट्रा। दीज आर द सोर्सेस, और हमें कौन से न्यूट्रिएंट से क्या मिलता है ये हमने यहाँ पर समझ लिया। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं न्यूट्रिशन के टाइप्स। जो न्यूट्रिशन है टू टाइप का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक, और एक होता है हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक नाम से पता लग रहा है, ऑटो, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड क्या है खुद बनाते हैं, खुद को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, लाइक प्लांट्स,
कौन से प्रोसेस के थ्रू कराते हैं? फोटोसिंथेसिस। और हेटरोट्रॉपिक कैसे होते हैं? जो डिपेंड होते हैं फूड के लिए। अदर, फॉर फूड, फॉर नरिशमेंट। जैसे हम किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पर डिपेंड है, राइट? प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे एंड देन हम उस फ्रूट को या जो भी फ्लावर है या वेजीज है उसको हम कंज्यूम कर लेंगे, राइट? तो हमें रेडीमेड फूड की आदत है, तो यहाँ पे लिख देते हैं रेडीमेड फूड। अब समझ लेते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। ये है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। पहले समझ लेते हैं फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। सो कंसिडर हमारे पास एक प्लांट है, ये सनलाइट है। अब देखो हो क्या रहा है। सन जो सन रेज है वो कहाँ पर जा रही हैं? वो लीफ पर जा रही हैं। सो लीफ को क्या बोलते हैं? दीज आर द लीफ, दीज आर द किचन ऑफ द प्लांट, राइट? ये प्लांट का किचन है। अब समझ लो फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट। तो ये सारा जो प्रोसेस होगा लाइट के थ्रू हो रहा है, ठीक है? लाइट बहुत मेजर रोल परफॉर्म कर रहा है। अभी कहा गया वो लीफ पर गया, जो लाइट है वो लीफ पर गया। अब लीफ ने क्या किया? ग्लूकोज बनाना शुरू कर दिया, अपने अंदर ग्लूकोज बनाना शुरू कर दिया। तो हमारे पास क्या बनता है प्रोडक्ट में? ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6, राइट? अब ग्लूकोज बनता कैसे है? रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स की हेल्प से। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से। तो समझ लेते हैं रॉ मटेरियल्स लाइक O2, CO2, soil, water and sunlight. So these are the raw materials, और इन्हें क्या बोल सकते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, दे आर इनऑर्गेनिक। ओके, दीज आर द इनऑर्गेनिक। सॉइल से क्या होगा? सॉइल से न्यूट्रिएंट, सॉइल से न्यूट्रिएंट मिलेगा। अब जैसे ये हमारा रूट है,
सॉइल के अंदर है, राइट। समझो होता क्या है, ये हमारा रूट का स्ट्रक्चर। अब ये वाला जो पार्ट है ये है रूट कैप। और ये है रीजन ऑफ मेरिस्टेम। मेरिस्टेम का काम क्या होता है? मेरिस्टेम का काम है सेल डिवीज़न करना। तो सेल यहाँ पर डिवाइड हो रही हैं। सो यहाँ पे सेल डिवाइड हो रही है, इसलिए इसका ग्रोथ भी हो रहा है, इसलिए प्लांट का ग्रोथ भी हो रहा है। तो अब यहाँ से जो है ये रूट कैप क्या करेगा, कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक सोडियम, उसको वो अंदर ले जाएगा। तो इट ऑल्सो प्रोवाइड परमिटिबिलिटी। इट ऑल्सो प्रोवाइड परमिटिबिलिटी। अब वो लेगा एंड ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, तो सॉइल से वो क्या ले रहा है, न्यूट्रिएंट ले रहा है। दिस इज ऑल हाउ फंक्शंस परफॉर्म। अब ये क्या होगा, ग्लूकोज बना। अब ये ग्लूकोज बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च होता है प्लांट फूड। ठीक है, स्टार्च क्या होता है, प्लांट फूड। तो ये जो स्टार्च है ना, यहाँ पे स्टार्च बन के और वो हर डायरेक्शन में जाएगा, इधर भी ऊपर साइड। सो इट्स मल्टी डायरेक्शनल। क्या है, मल्टी डायरेक्शनल। ओके, अब तो इसका क्या हुआ, हमें मिला CO2, हमें मिला वाटर, कार्बन डाई और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। उससे हमें क्या मिला, हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, स्टार्च, एज अ फूड, एज अ प्लांट फूड। और रिलीज क्या हुआ, ऑक्सीजन एंड H2O। एंड रिलीज क्या हुआ, ऑक्सीजन एंड H2O। अब याद रखना, ये प्रोसेस परफॉर्म होने के लिए, फोटोसिंथेसिस होने के लिए एक ज़रूरी पिगमेंट होता है। द ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट और कहाँ पर होता है, प्रेजेंट इन लीफ। अब समझ लेते हैं क्लोरोफिल लीफ के अंदर क्या होता है। सपोज कि हमारा लीफ है, इसको हम मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा। So this is what plastid. This is the structure of plastid. ये coin like structures हैं. These coins are thylakoid. और ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किसकी होती है, ग्रैन्युलोसा। ग्रैन्युलोसा की लेयर। ओके, अब इसमें होता क्या है, इस थैलाकॉइड के अंदर, इसके अंदर होगा पिगमेंट।
पिगमेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोफिल कंटेन करेगा विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट फ्रूट्स एंड फ्लावर को कलर देगा, एक्सेप्ट ग्रीन कलर, एक्सेप्ट ग्रीन। कभी देखा है कोई भी जो प्लांट है वो बिल्कुल, कोई भी जो फ्रूट है वो अपनी प्लांट की ही तरह बिल्कुल ग्रीन है, ऐसा नहीं होता। सो एक्सेप्ट ग्रीन कलर, इट प्रोवाइड कलर्स टू द फ्रूट एंड फ्लावर। और जो आपका ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस होता है, कलरलेस। इट स्टोर्स लिपिड एंड स्टार्च, इट प्रोवाइड लिपिड्स एंड स्टार्च। तो फोटोसिंथेसिस, आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा आपको। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या है, ये है हमारा जाइलम एंड फ्लोएम, वस्कुलर बंडल। ये हमारा है वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल दिखता कैसे है ये देखते हैं, इसका टीएस सेक्शन देखते हैं। ये है जाइलम, ये है फ्लोएम, राइट। ये क्या है हमारा पूरा डायग्राम, टीएस सेक्शन ऑफ स्टेम। ये एक स्टेम का टीएस सेक्शन है। तो स्टेम कैसा दिखता है, हॉरिजॉन्टली कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर एक रिंग होती है जिसे बोलते हैं कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग का काम क्या होता है, बाइंड करना, बाइंड्स जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, जाइलम का काम क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल। ओके, अब जाइलम होता क्या है, व्हाट इज जाइलम, आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा। जाइलम क्या होता है, डेड सेल्स, दे आर नथिंग बट डेड सेल्स, दे आर डेड सेल्स। अभी जाइलम बना किस चीज़ से होता है, जाइलम बना होता है आपका जाइलम फाइबर, जाइलम ट्रैचेट्स, जाइलम पैरेन्काइमा,
xylem sclerenchyma. So these are the constituted part of xylem. जाइलम फाइबर का काम क्या होता है? फाइब्रस होता है. फाइब्रस होने की वजह से क्या टिब्यूल फॉर्म करता है, एंड दैट टिब्यूल इज स्ट्रेचेड्स लॉन्ग टिब्यूल. लॉन्ग ट्यूब कंडक्शन करवाता है किसका? वाटर का एंड मिनरल्स का. जाइलम पैरेन्काइमा क्या करेगा? सेल डिवीजन. इसमें क्या होगा? सेल डिवाइड होगा. सेल डिवाइड क्यों होगा? सेल डिवाइड बिकॉज यही एक टिश्यू होगा जाइलम के अंदर जो लिविंग होगा. सो इट्स अ लिविंग. स्क्लेरेन्काइमा क्या होगा? नॉन लिविंग. आई होप ये सारी चीज़ें आपने 9th में पढ़ी होंगी और आपको याद होगा. ओके, सो दीज आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ जाइलम. जाइलम क्या है? जाइलम इज नथिंग बट डेड सेल्स एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. जो कंडक्शन क्या कराता है? मिनरल एंड वाटर का इन प्लांट. डायरेक्शन क्या होता है जब ट्रांसपोर्टेशन होता है? इस ट्रांसपोर्टेशन का डायरेक्शन क्या होता है? डाउनवर्ड टू अपवर्ड. डाउनवर्ड टू अपवर्ड. नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा. अब नीचे से ऊपर अगर जा रहा है तो यहाँ पे एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा होगा. सो हाई एनर्जी कंजप्शन. और ऐसे एनर्जी कंजप्शन को क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ओके, एंड द ट्रांसपोर्ट जो डाउनवर्ड टू अपवर्ड होता है उसे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट. राइट. और ये हमारा टीएस सेक्शन है. आई होप जाइलम का पार्ट क्लियर हुआ होगा. बात कर लेते हैं फ्लोएम के बारे में. यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्लोएम. ये कराता है कंडक्शन फूड का. फूड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट. फ्रॉम one part to other parts of plant. ओके, अब इस प्रोसेस का एक नाम है. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन. जब भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहा है, फूड ट्रैवल कर रहा है, उसको बोलेंगे ट्रांसलोकेशन. अब इसका डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन होता है मल्टी डायरेक्शनल. मल्टी डायरेक्शनल मतलब सीधे भी जाएगा, इधर भी जाएगा, लीव्स को भी प्रोवाइड कराएगा, हर जगह जाएगा. राइट. इसके पार्ट्स क्या क्या हैं? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम,
फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। एक चीज़ मैं बताना मेंशन करना भूल गई, वो ये है स्क्लेरेन्काइमा नॉन लिविंग टिश्यू होता है, क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ का काम क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट। इसका काम क्या है, सेल डिवाइड, लिविंग होता है, सेल डिवीज़न करता है। सीव ट्यूब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये दोनों, और कंपेनियन सेल है जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट, फूड को स्टोर करके और ट्रांसपोर्ट करने में, मींस ट्रांसलोकेशन करने में। और सीव ट्यूब वो टिब्यूल्स होते हैं जो एक पैसेज प्रोवाइड कराते हैं, पैसेज। ओके, तो ये था हमारा फ्लोएम। अब देखो ये है हमारा लीफ के अंदर का स्ट्रक्चर, इनर स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। क्या क्या है इसमें, इसमें एक वैक्सीक्यूटाइल होता है। वैक्सीक्यूटाइल मीन्स कि एक क्यूटेनियस सॉरी, एक यहाँ पे क्यूटेनियस लेयर होगा जो कि थोड़ा टफ लेयर होता है, इजीली ब्रेक नहीं होता। इसके बाद ये अपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस है आपका, एपी मीन्स आउटर मोस्ट। एक बार लेयर समझ लो, कितने टाइप्स के लेयर होते हैं। एपिडर्मिस, एपी मीन्स आउटर मोस्ट, ओके। एक होता है आपका मीजोडर्म, मीजो मीन्स मिडल, और एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस और एंडोडर्म, इनर मोस्ट लेयर। और मीज़ो के अलावा भी एक और नेम होता है गैसोडर्मिस और गैसोडर्मिस, गैसोडर्म। ठीक है, तो ये सारे हैं स्ट्रक्चर्स। तो आप याद रखना, एपी मतलब आउटर मोस्ट, मीज़ो मतलब मिडल, एंड एंडो मतलब इनर। तो ये हमारा एपिडर्मिस ऐसी दिखती है हमारी एपिडर्मिस। अब इसके अंदर क्या है हमारा, क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट क्या था हमारा, ग्रीन पिगमेंट। रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट। तो ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब इनके बीच में एक एयर स्पेस है जिसे क्या बोलते हैं, इंट्रासेल्यूलर स्पेस। क्या कहते हैं, इंट्रासेल्यूलर स्पेस मीन्स कि जो भी सेल्स के अंदर का गैप होता है ना, उसे इंट्रासेल्यूलर स्पेस कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है आपका, गार्ड सेल्स। सो नाम से पता लग रहा है गार्ड सेल्स, मतलब कि वो प्रोटेक्ट करेगा।
अभी डिस्कस करते हैं गार्ड सेल्स के बारे में। और यहाँ पर है हमारा लोअर एपिडेमिस, नीचे वाला एपिडेमिस। ये स्ट्रक्चर देखो, यहाँ से हमने ये वाला स्ट्रक्चर देख लिया, ये हमारा स्टेम का था। ये हमारा लीफ है। अब लीफ के अंदर ये होता है लैमिना या फिर लीफ प्लेट। जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये लैमिना बोलते हैं या फिर लीफ प्लेट बोलते हैं। ये है इसकी वेन्स और ये है मिडरिब, ये वाली। अब याद रखो, दो टाइप्स के लीफ होते हैं, एक ऐसे, एक ऐसे, राइट। तो ये जैसे बहुत कॉमन आपने देखा होगा, जैसे कि हमारा हो गया मैंगो, मैंगो लीफ। तो मैंगो लीफ कैसा होता है, बिल्कुल इसे सिंपल सा स्ट्रक्चर होगा। अब हिबिस्कस का देख लो या किसी फ्लावर का देख लो, या फिर बहुत कम फ्रूट्स भी होते हैं तो उनका देखो, तो वो कैसा होता है, रेटिकुलेट। तो इसको बोलते हैं पैरेलल वेनिएशन, और इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन, रेटिकुलेट। ओके, पैरेलल एंड रेटिकुलेट। नाउ हमें क्या डिस्कस करना है, गार्ड सेल्स। ये है हमारे गार्ड सेल्स, ये ओपन है, क्लोज। गार्ड सेल्स क्या होता है, गार्ड सेल होता है जो गार्ड, ठीक है, ये क्या है आपके गार्ड सेल्स। जो प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। परमिटिविलिटी इन्हीं के हाथ में होती है, परमिएबल होते हैं। परमिएबल, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, परमिएबल होंगे। परमिएबल मीन्स परमिटिविलिटी प्रोवाइड कराएंगे। कौन से एलिमेंट्स या फिर कौन से लाइक मटेरियल्स है जो आने चाहिए प्लांट की बॉडी में, कौन से नहीं आने चाहिए, उन सब का ध्यान रखता है ये। अब इनके अंदर पोर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं स्टोमेटल पोर। ये है ओपन स्टोमेटा और ये है क्लोज स्टोमेटा। ओपन स्टोमेटा मीन्स ready to accept, ready to accept the material। close मतलब not ready। ओके, ओपन के अलावा, ओपन ये तब भी होगा जब इसको अपना वेस्ट मटेरियल निकालना पड़ेगा, तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ एक्सक्रीशन। ये स्टोमेटल पोर्स का काम क्या होता है, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं, राइट, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। कैसे, जब इनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर आ जाता है, एक्सेस वाटर को रिमूव करते हैं ये लीफ में। लीफ में क्या होता है, ये हमारे गार्ड सेल्स, ठीक है, ये हमारा जो स्टोमेटा है ये हमारे लीफ के अंदर रहता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब आपका गार्ड सेल क्या कर रहा है, जब स्टोमेटा क्या कर रहा है, एक्सेस वाटर रिमूव कर रहा है, उसे बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। वो भी किसके थ्रू होता है, स्टोमेटल पोर्स के थ्रू होता है। ओके, तो ये था आपका स्टोमेटा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ से ऑटोट्रॉपिक कंप्लीट हो गया। ऑटोट्रॉपिक में कुछ चीज़ें और याद रख सकते हो आप। एग्जाम्पल में है प्लांट्स, कुछ बैक्टीरियाज,
लाइक साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कैसे कर पाता है? इसके पास भी ग्रीन पिगमेंट होता है, इट कंटेन ग्रीन पिगमेंट, तभी कर पाता है ये। ओके, हेट्रोट्रॉपिक की बात कर लेते हैं। हेट्रोट्रॉपिक में हमारा हेट्रोट्रॉपिक की बात कर ले। हेट्रोट्रॉपिक में भी 3 टाइप के न्यूट्रिशन आते हैं। फर्स्ट आपका क्या आया? सैप्रोफाइटिक, सेकेंड है पैरासाइटिक, थर्ड है सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक, डेड एंड डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग। डिकेइंग चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेगा। एग्जाम्पल मशरूम। मशरूम क्या है? एक फंगस, या कोई भी फंगस ले लो आप, ठीक है। पैरासाइटिक जो होस्ट की बॉडी से लेगा, जो न्यूट्रिशन होस्ट की बॉडी से लेगा, राइट। एग्जाम्पल लाइस, जुएं या फिर लीच होते हैं ना, आपके बालों के अंदर होती है, आप होस्ट होते हो और वो न्यूट्रिशन लेती रहती है। होलोजोइक जो अपना न्यूट्रिशन सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, सॉलिड फूड। एग्जाम्पल ह्यूमन, dog, cat and many animal. Most of the animal are holozoic. Okay, so these are the 3 mode of like nutrition. अब जो ये न्यूट्रिशन है वो लेने के लिए जो है एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू जाना होता है, दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन में 2 टाइप का है। ये है ह्यूमन, ये है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, process for digestion in humans. ओके, ह्यूमंस के अंदर का। कुछ यूनिसेलुलर्स की भी बात कर लेते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म यू नो व्हाट टेक न्यूट्रिशन, तो उसमें बात कर लेते हैं एल्गी की। कहीं जगह है? चलो यही समझ लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं एल्गी अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है। क्या है ये? यूनिसेलुलर। अब इसको क्या चाहिए? अपना फूड चाहिए। इसका फूड क्या है? ये इसका फूड है। अब ये कैसे लेगा इस फूड को? धीरे धीरे अपने पास बुलाएगा और उसको अंदर लेने की कोशिश करेगा। एट द एंड
उसने फूड को अंदर ले लिया। तो ये क्या है, कैसे अमीबा, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या है, अमीबा, ये न्यूट्रिशन कैसे ले रहा है, थ्रू अ प्रोसेस जिसका नाम है फैगोसाइटोसिस। फैगो का मतलब होता है ईटिंग, साइटोसिस का मतलब तो पता है सेल, राइट। सो सेल को खाना, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, फूड को खा रहा है। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सूडोपोडिया, राइट। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सूडोपोडिया। सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, फॉल्स। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाना है, फॉल्स स्ट्रक्चर, परमानेंट नहीं है, कुछ टाइम के लिए वो ऐसा शो करता है, बट रियलिटी में इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, राइट। सो दिस इज न्यूट्रिशन, इन टेकिंग ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा। अमीबा, राइट। अमीबा कैसा होता है, यूनिसेल्युलर होता है, रिजिड सेल वॉल होता है, ठीक है, देख रहे हो ना, अपने शेप चेंज कर रहा है, राइट। अब ये जो अमीबा है ये एक्सक्रीशन कैसे करता है, ठीक है, इसने इनटेक तो कर लिया, अब एक्सक्रीट कैसे करेगा, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीशन के लिए ये एक प्रोसेस को फॉलो करता है विच इज डिफ्यूजन। कौन सा प्रोसेस फॉलो करता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या था, कुछ याद आ रहा है, डिफ्यूजन देख लो, हायर कंसंट्रेशन ऑफ गैस to lower concentration of गैस, हाई से लो जा रहा है गैस, ठीक है। तो ये है गैशियस एक्सचेंज। डिफ्यूजन किस लिए होता है, फॉर गैशियस एक्सचेंज। तो इसी सेल वॉल के, ये जो फूड है ना, जब ये फूड पूरे बॉडी में से डिसोसिएटेड हो गया, एसिमिलेट हो गया, एनर्जी मिल गया, बचा हुआ जो रेजिडुअल है वो बॉडी के बाहर जा रहा है, तो कौन सा प्रोसेस है, वो डिफ्यूज़न है, राइट। डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। चलो नेक्स्ट, ये इसका डाइजेशन भी था, एकदम सिंपल डाइजेशन है, क्या है, सिंपलर डाइजेशन प्रोसेस। इट फॉलो simple digestion processes. It follows simpler digestion process. Okay? कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट, अब ह्यूमंस की बात करें तो चाहे इनटेकिंग हो या फिर उसको डाइजेस्ट करना हो, क्या है उसमें एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यूज़ हो रहा है, दैट इज़ दिस, जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो जो कहानी है वो स्टार्ट होती है माउथ से।
दैट इज़ बकल कैविटी। ठीक है, बक कैविटी का मतलब क्या होता है? कैविटी का मीन्स होता है लेयर। तो हमारे जो माउथ है उसमें एक लेयर होता है जिसका नाम है बकल कैविटी। अब ये बकल कैविटी के नीचे यहाँ पर इस पार्ट पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज सलाइवरी ग्लैंड। राइट, सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम है? सलाइवरी जूस रिलीज करना। रोल ऑफ सलाइवरी जूस, फर्स्ट है फूड को वेट करना, सेकेंड है टू किल सम बैक्टीरियाज, बैक्टीरियाज इन माउथ। ओके, अब वो जब तक खाना वेट नहीं होगा तब तक वो अंदर नहीं जाएगा, राइट? तो उसके बाद फूड जो है क्या वो वेट हुआ? अब वो कहाँ आ गया? आपके ईसोफेगस या फिर फूड पाइप। अब यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस क्या है? यहाँ पे एक मूवमेंट होता है दैट इज पैरास्टैटिक मूवमेंट। पैरास्टैटिक मूवमेंट में क्या होता है? कंट्रैक्शन ऑफ विंड पाइप, रिलैक्सेशन ऑफ विंड पाइप। ओके, कंट्रैक्शन ऑफ विंड पाइप, रिलैक्सेशन ऑफ विंड पाइप। अब वो रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन होते होते अगर कभी फूड आपका अच्छे से वेट नहीं हुआ है तो पैरास्टैटिक मूवमेंट में क्या होता है? वो खाना अटक जाता है, कंट्रैक्शन की वजह से अटक जाता है। फिर आपको अलग से पानी लेकर पीना होता है। अब एक चीज़ और, घर में बोलते हैं ना बड़े, खाना जो है खाना खाते टाइम बात नहीं करते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज जस्ट इसी पार्ट पे हमारा ग्लॉटिस होता है। क्या होता है? ग्लॉटिस, और बोल लो एपिग्लॉटिस। ठीक है, एपिग्लॉटिस के अंदर अगर फूड चला गया तो भाई दिक्कत है। ठीक है, तो दिक्कत होता है उसको निकलने में, बट बट ये इतनी जल्दी नहीं जाता है उस होल में, इट्स अ होल। ठीक है, तो इसलिए खाना खाते टाइम बात नहीं करना चाहिए। नाउ अब फूड जो है वो अंदर आया स्टमक के अंदर। अब ये स्टमक के अंदर एक ऐसे करके एक लाइनिंग बनी होती है। स्टमक के अंदर एक लाइनिंग है। किस चीज़ की लाइनिंग है? म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? एल्कलाई। एल्कलाई, एल्कलाई क्यों है? बिकॉज स्टमक HCl भी कंटेन करता है। व्हाट इज HCl? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टू किल द harmful bacteria inside the stomach. HCl का pH कैसा होता है? pH होता है एसिडिक। तो हमारे ऑर्गेनल्स के लिए भी बहुत डेंजरस हो सकता है, राइट? तो इसलिए ये एल्कलाइन लेयर है जो प्रोटेक्ट करता है। एसिड प्लस बेस, तो पढ़ाई होगा आपने, न्यूट्रल हो जाता है। तो इसलिए हमारे स्टमक पाउच है या फिर कोई भी आसपास के ऑर्गेनली है उसको कोई भी हार्म नहीं होता है। ओके, तो ये था हमारा
स्टमक। ये हमारा डायफ्राम का लेयर है जिसको हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन में। और ये हमारा है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर ने क्या किया है, बाइल अपने अंदर स्टोर किया है। बाइल क्या रिलीज करेगा, बाइल जूस। बाइल जूस का काम क्या है, फैट को इमल्सिफाई करना, इमल्सिफिकेशन, फैट इमल्सिफिकेशन। ठीक है, ये हमारा लिवर है। ये हमारा पैनक्रियास। पैनक्रियास का रोल पढ़ लेते हैं। पैनक्रियास क्या रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, क्या होता है वो पैनक्रियाटिक जूस में कुछ केमिकल्स और वो केमिकल्स क्या होते हैं, एंजाइम्स। सो यहाँ से याद रखना 3 एंजाइम रिलीज होते, 3 एंजाइम्स। पेप्सिन, फर्स्ट है पेप्सिन, सेकेंड ट्रिप्सिन, थर्ड है लाइपेज। पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। गॉट माय पॉइंट। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन और ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। होता क्या है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्प्शन। उसमें क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। दिस इज विली। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ओके, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली होता है, जो क्या करता है, यहाँ से सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और उसको ब्लड में मिक्स कर देगा, राइट। तो यहाँ से वो ब्लड वेसल्स के अंदर, आरबीसीज के अंदर डाल देता है। और ये हमारा एनस है, वो क्या है, एक्सक्रीटरी पॉइंट, एक्सक्रीशन। और ये हमारा अपेंडिक्स। ओके, दीज आर द थिंग। अब रोल पढ़ लेते हैं इन एंजाइम्स का। पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन। पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन का काम प्रोटीन को ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू, break down protein into ammonia. ओके, सेकेंड नेक्स्ट हमारा लाइपेज है। और हमारा बाइल जूस है, वो क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई
into glycerol and triglycerol. ओके तो ग्लिसरॉल एंड ट्राइग्लिसरॉल में करता है। तो ये इनके रोल हैं, रोल ऑफ एंजाइम्स, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, जब फूड इनटेक कर रहे हैं उस प्रोसेस को बोलेंगे इंजीशन। जब फूड एक्सक्रीट हो रहा है यहाँ से, उसको बोलेंगे एक्सक्रीशन, इजीशन। और बीच में हमारा क्या हो रहा है, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ से फूड जो है वो समझ लो ये ब्लड लाइन है, इनमें क्या है हमारा आरबीसी, आरबीसी के अंदर हमारा फूड जो पार्टिकल है वो मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड करा दिया। किसकी मदद से, माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। व्हाट इज एटीपी, पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लास 9th में। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट, right? So this is the digestion. आई होप आपको ये वाला स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा अच्छे से। एक बार देख लें आप। तो ये था कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो ह्यूमंस के अंदर फॉलो होता है डाइजेशन के लिए। अब ये तो हमारा यूनिसेल्युलर का तो समझ आ ही गया है। बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन, ये ह्यूमन रेस्पिरेशन है। एक चीज़ और, अब ये जो यूनिसेल्युलर है, डाइजेशन किसके वजह से, ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूज़न की मदद से करते हैं। अब समझ लो रेस्पिरेशन भी इन्हीं मेथड्स के थ्रू करते हैं। ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, ये प्रोसेसेस रेस्पिरेशन के लिए भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। देखो नॉर्मल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, इसके हाथ है, पाँव है, कान है, कुछ भी है, कोई ऑर्गेनली है, नहीं है, सब कुछ एब्सेंट है इसके अंदर। ठीक है, दैट्स वाई एक ही प्रोसेस है, यहीं से अपना जो भी इनर मटेरियल है वो आउट करेगा और बाहर से ही इन करेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी वो यहीं से इन करेगा। ओके, तो ये था रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन भी इसी से करेगा। डाइजेशन का भी खैर आपको पता लग ही गया। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है। ये है नेज़ल पैसेज, जो कि हमारा है नाक, नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल से हमने एयर लिया, राइट, एयर लिया हमने, अंदर गया। ठीक है, अंदर जाने के बाद लैरिंग्स, फेरिंग्स से होते हुए क्या होते हैं, लैरिंग्स, फेरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स। यहाँ पे कुछ हार्मोन्स भी होते हैं आपके, थायराइड और पैराथायराइड, खैर उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये आपका है ट्रैकिया,
ट्रैकिया में जो रिंग्स दिख रही हैं ये रिंग्स है कार्टिलेज। कार्टिलेज कैसा बोन होता है, बहुत ही सॉफ्ट, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। एंड फ्लेक्सिबल राइट। अब यहाँ से गए, ये हमारी है रिप्स, ये भी कार्टिलेज बोन की बनी हुई है। रिप केज या रिप्स, इनके अंदर होता है लंग्स, प्रोटेक्टेड। रिप्स क्यों होती हैं यहाँ पे, प्रोटेक्ट के लिए, प्रोटेक्ट मैकेनिकल इंजरी ना हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लंग्स। अब लंग्स के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया गया, थोड़ा हम मैग्नीफाई कर लें। ये हमारा है ब्रोंकस। इसमें ये जो लाइंस दिख रही हैं ब्रोंकियोल, और ये बलून लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं ये है एल्वियोलाई, जो यहाँ पर दिखाई गई हैं। सो एल्वियोलाई ये जो एयर फिल्ड सैक है, या फिर इसको बोलो बलून लाइक स्ट्रक्चर। क्या है एल्वियोलाई, इसका काम क्या होता है हमारी लंग्स में, इसका काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज करना। कौन सी गैसेस, CO2 एंड O2, CO2 एंड O2। और ये हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। अब ये क्या करता है, ये एक्सचेंज करके इन गैसेस को ये करता है ब्लड में मिक्स। लेटर ऑन टू को ब्लड में मिक्स कर देगा। अब जिस ब्लड स्ट्रीम के अंदर O2 प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड, सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम। जिसमें CO2 होगा या फिर अदर वेस्ट मटेरियल ब्लड में, वो होता है डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर सैक, डायफ्राम। अब क्या होता है डायफ्राम, जब आप सांस इनहेल करते हो, इनहेल करते टाइम ये कैसा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। इनहेलिंग के टाइम पे कॉन्स्ट्रक्ट, एंड रिलीज के टाइम पे रिलैक्स। ये किस लिए इम्पोर्टेंट होता है, थोरैसिक वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम,
ये थोड़ा वॉल्यूम प्रोवाइड कराता है, तो हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अपने अंदर रख सकते हैं। लंग्स बना किससे होता है? दे आर द थोरैसिक चैम्बर, चेम्बर। ओके, ये है आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस। अब रेस्पिरेशन जो है वो टू टाइप्स की होती हैं। एक होता है आपका एरोबिक एंड दूसरा होता है एनारोबिक। एरोबिक वैसा होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट? एरोबिक वैसा होगा जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एनारोबिक जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। वह देख लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें प्रेजेंट नहीं है। स्टेजेस इन्वॉल्व ग्लाइकोलिसिस, क्रैब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। होती क्या है ये चीज़ें? ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ग्लूकोज का बनना, ठीक है, ब्रेक डाउन होना टू प्रोवाइड एनर्जी। क्रैब साइकिल में भी ऑक्सीजन कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी कि ये आप समझ लोगे एटीपी के फॉर्म में कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है, एनर्जी, एनर्जी हमारा। इसमें सिर्फ क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन। इसमें ग्लाइकोलाइसिस होगा और फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन आपको पता ही है, इडली का डो, डोसे का डो, ब्रेड का डो, ये सब फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसमें से CO2 रिलीज होने पर होल आ जाता है बॉडी के अंदर। जो भी डिश है, जो भी चीज़ है, उनके अंदर होल आता है, राइट? एंड प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। एटीपी फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, दोनों में ही होगा ये। इसमें भी एटीपी है, देखो। इसमें लैक्टिक एसिड होगा, इथेनॉल, या फिर और बाकी वही चीज़ें हैं, ठीक है, CO2 वगैरह। अब देखो लैक्टिक एसिड कैसे बन रहा है। आप भागते हो, दौड़ते हो, राइट? तो एक्सरसाइज करने के बाद आपको आपके बॉडी में क्या फील होता है? पेन, ठीक है, मसल्स क्रैम्प होता है। तो मसल क्रैम्प क्यों होता है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई तो उसमें क्या हुआ? लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन शुरू। अब लैक्टिक एसिड क्या करेगा? लैक्टिक एसिड आपके अंदर फर्मेंटेशन करेगा, उससे ऑक्सीजन बनाएगा। जितने भी बची कुची ऑक्सीजन होंगी बॉडी में वो सब लगा लेगा, सो दैट आप सरवाइव कर पाओ। ओके, दैट्स हाउ। और इसलिए भी बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड इसलिए भी मसल क्रैम्प होता है, बिकॉज उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। तो चीज़ें याद रखना। अब जो है एनर्जी मॉलिक्यूल, एटीपी कितने फॉर्म में होता है? 38 एटीपी मॉलिक्यूल पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इतना प्रोडक्शन होता है। इसमें सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल पर ग्लूकोज। कम सांस लेते हैं ना, तो वही है, ठीक है। लोकेशन ऑफ द सेल, ग्लाइकोलाइसिस इन साइटोप्लाज्मा एंड क्रैब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होगा? आपके साइटोप्लाज्मा के अंदर। और आपका क्रैब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसमें ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्मा में, फर्मेंटेशन साइटोप्लाज्मा, दोनों ही चीज़ें साइटोप्लाज्मा में। मोस्ट ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनिमल, प्लांट एंड मैनी बैक्टीरियाज, ठीक है, हम सब क्या करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन लेते हैं। सर्टेन बैक्टीरियाज ईस्ट मसल सेल्स इन द ह्यूमन ड्यूरिंग द स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, ठीक है, जब हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं। एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी टू हाई एटीपी यील्डिंग। अब देखो ऑक्सीजन ले रहे तो हाई एटीपी का प्रोडक्शन होगा, इसमें लेस होगा। बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर लेस हार्मफुल एंड इजीली एक्सपेल्ड। CO2 एंड H2O होगा प्रोडक्ट। इसमें लैक्टिक एसिड होगा एंड कॉज मसल फटीक, जो क्या करता है? मसल्स फटीक कॉज करता है। इथेनॉल कैन बी टॉक्सिक एंड नीडफुल फर्दर प्रोसेसिंग। और इथेनॉल का प्रोडक्शन भी होगा जो कि टॉक्सिक हो सकता है हमारे मसल्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए। तो ये था एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन।
अब एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं। समझ लेना हर एक चीज़। ग्लूकोज है, ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ग्लूकोज में कितने कार्बन मॉलिक्यूल होता है? 6 होता है। इन साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा के अंदर इसका ब्रेकडाउन होगा इन पायरूवेट। पायरूवेट के पास 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। ओके, 1 पायरूवेट मॉलिक्यूल जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल कंटेन करेगा। अब इसके बाद ईस्ट के अंदर क्या होगा? फर्मेंटेशन होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उससे क्या होगा? इथेनॉल का प्रोडक्शन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। अब ये जो इथेनॉल है इसके पास है 2 कार्बन मॉलिक्यूल, इथेनॉल के पास क्या है? 2 कार्बन मॉलिक्यूल। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हमारे मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोवाइड होगा। लैक्टिक एसिड कितने फॉर्म है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टेक प्लेस करेगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोडक्शन होगा। सो ये है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। ये 3 पाथवे हैं, तो एक बार समझ लो और इसको याद कर लो। ये चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। अब बात करते हैं सर्कुलेशन के बारे में। सर्कुलेशन क्या है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? चलो रेड से ही लिखते हैं, सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं। सर्कुलेशन हमारा सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेशन में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ब्लड सर्कुलेशन, एक होता है लिम्फेटिक सर्कुलेशन। एक होता है ब्लड सर्कुलेशन, दूसरा होता है लिम्फेटिक। लिम्फेटिक कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ लिम्फ। ब्लड, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज के। चलो ब्लड की ही बात करते हैं सबसे पहले। ब्लड क्या है? ब्लड इज़ द पाथवे जो कोई भी मिनरल्स को या कोई भी चीज़ें उसके अंदर मिक्स होती हैं उसको एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक ले जाता है, राइट? सो ब्लड इज़ काइंड ऑफ योर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू करता क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूजफुल और वेस्ट मटेरियल from one part to other part of body. Got it? मसल्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, समझ लेते उन कंपोनेंट्स को। आरबीसीज, दैट इज रेड ब्लड सेल और रेड ब्लड कॉप्स्यूल्स। ओके, अब ये रेड कलर क्यों होता है इसके पास? वाई रेड कलर? वाई रेड? इट इज रेड बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट, उसका नेम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीम होता है रेड, हीम का मतलब क्या हो गया? रेडनेस।
ठीक है, इसलिए आपको रेड कलर। अब इसके अलावा क्या काम करता है ये, ऑक्सीजन कैरी करना, O2 कैरी करना। सो हीमोग्लोबिन इज द पिगमेंट जो क्या करता है, आरबीसीज को ऑक्सीजन कैरी करने में मदद करता है। एक डिसीज़ है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। वो सिकल सेल एनीमिया क्या करता है, क्या होता है उस डिसीज़ में, जो आरबीसीज है वो सिकल शेप्ड हो जाती हैं लाइक दिस। अब इतनी हो जाएंगी तो हीमोग्लोबिन कंटेंट भी बहुत कम हो जाएगा। बहुत कम मतलब कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत लेस, इसलिए बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है। इस वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है। इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर है ये, जेनेटिक डिसऑर्डर है। आगे देखते हैं, इतना क्लियर है। आरबीसीज, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, WBCs, that is white blood cells, और इनको क्या बोलते हैं, फाइटर सेल्स। फाइटर सेल्स क्यों बोलते हैं फाइटर सेल्स, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इम्यूनिटी ग्रोथ। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। कोई भी पैथोजेनिक अटैक होता है हमारी बॉडी पर, तो पैथोजेंस आते हैं हमारे WBC से फाइट करते हैं। ओके, हमारा WBC क्या करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है। एंड WBC इज़ अ एंटीजन। क्या है ये, एक एंटीजन। एंटीजन क्या बनाता है, एंटीबॉडी। क्यों बनाता है एंटीबॉडी, टू फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया। अब अगर ये एंटीबॉडीज़ कमज़ोर हो रहा है तो हमें बाहर से एंटीबायोटिक्स लेनी होती हैं, मेडिसिन्स लेनी होती हैं, जिन्हें बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। साइकिल समझ लो, ठीक है, इतना समझ लो बस। सो दीज आर द WBCs। इसके अलावा होता है हमारा प्लाज्मा। एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा अपने अंदर क्या करेगा, प्लाज्मा मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन क्या होता है, मेजर पार्ट ब्लड का प्लाज्मा होता है। बहुत सारे वेरियस न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है अपने अंदर। प्लेटलेट्स का काम क्या है, ब्लड को सॉलिडिफाई करना, ब्लड को सॉलिड बनाना। और इस सॉलिडिफिकेशन को क्या कहते हैं, क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट कर देना, सो दैट ब्लीडिंग रुक जाए अगर चोट लगे तो। एक डिसीज़ है जिसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता। इट इज़ अगेन अ जेनेटिक डिसऑर्डर। और क्या इसका दूसरा नाम भी है, रॉयल डिसीज़। शायद ही आप लोगों ने सुना हो। इसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं बन पाती है, इस वजह से ब्लड रुकता ही नहीं है, वो बहता रहता है। सो एक्सेसिव ब्लड फ्लो की वजह से उस पर्सन की डेथ हो जाती है। ओके, नेक्स्ट। अब देखो ये प्लाज्मा है ना,
इस प्लाज्मा के अंदर ही प्लेटलेट्स है, आपका वो डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, सब मिक्स होके क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, फ्लो करते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, ब्लड। ओके, उसी सिस्टम को कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। वो सर्कुलेट होते रहते हैं। सर्कुलेशन ये है, देखो ये हमारी है लंग्स कैपिलरी। अच्छा ध्यान से समझना, ये है हमारा पल्मोनरी, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये है हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो ये दोनों जब सर्कुलेशन आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन हमेशा होता है 4 चैम्बर हार्ट में, 4 चैम्बर हार्ट में। सिंगल सर्कुलेशन कहाँ पर होता है, सिंगल चेम्बर्ड हार्ट, लाइक फिश का जो होता है, फिश का जो गिल्स होता है, गिल्स की वजह से उसमें फिल्ट्रेशन होता रहता है ब्लड का, आई मीन सर्कुलेशन होता रहता है ब्लड का। सो 4 चेम्बर हार्ट। तो एक बार हार्ट का डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा हार्ट है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, left ventricle. These are the 4 chamber. 4 chamber. Okay. ये है सेप्टम, लिखा है इधर डिवाइडिंग वॉल्स। ये दोनों मिक्स ना हो जाए इसलिए इनको डिवाइड करने के लिए बनाया गया है। ये हमारा है वेना कावा, फ्रॉम द लोअर बॉडी, लोअर बॉडी से यहाँ से क्या ले गया, ब्लड को अंदर ले गया और यहाँ से वो ऊपर जाकर पल्मिनरी आर्टरी में चला गया। देख रहे हो कैसे जा रहा है। ये हमारा पल्मिनरी वीन, ये हमारा आर्टरी है, ये हमारा वीन है। यहाँ से क्या है, ब्लड अंदर आया, यहाँ से मिक्स होकर कहाँ पे, ऑरोटा से निकल गया। ठीक है, ये हमारा है वेना कावा फ्रॉम द अपर बॉडी। ये लोअर बॉडी का है, ये अपर बॉडी का है, वो अगेन द सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे ऑरोटा क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड का टू द अदर पार्ट। टू द अदर पार्ट। ठीक है, सो ये है हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, सर्कुलेशन कैसे हो रहा है। पल्मिनरी यानी कि आपका लंग्स वाला पार्ट, इसमें लंग्स भी इंक्लूडेड है। अब देखो ये बीच में होता है आपका कैपिलरी, कैसा होता है, बहुत थिन लेयर। अब यहाँ से जो वेन है वो आर्टरी में कन्वर्ट हो रहा होता है, वेन से ब्लड आर्टरी में जा रहा होता है कैपिलरीज को क्रॉस करते हुए। अब इस पार्ट पे क्या होता है ना, जो O2 होगा वो कहाँ चला जाएगा, सेल के अंदर। O2 हमारा सेल के अंदर चला जाएगा और सेल के अंदर फिर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। और यहाँ से जो हमारा ब्लड है, यहाँ से ब्लड आया और वीन में गया। अब ये कैसा है, ऑक्सीजनेटेड, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट कैसे है, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड वाला गया, वापस से सप्लाई हुआ, जो भी यूज़फुल था वो ऑक्सीजन गया सेल के अंदर। अब यहाँ से वो वापस जाके हार्ट में पंप हो रहा है और ऐसे ही सर्कुलेट होता रहेगा। गॉट इट। तो ये था हमारा सर्कुलेशन।
अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ये क्या है ब्लड प्रेशर? ये जो डिवाइस दिख रहा है, ये डिवाइस क्या है आपका? फैगोमैनोमीटर। क्या करता है? बीपी चेक करता है, ठीक है। बीपी क्या है? ब्लड प्रेशर। अगर बीपी हाई हो जाता है, हाई बीपी, उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। उसको क्या बोलेंगे हम? हाइपर टेंशन। नेक्स्ट, अब देखो हमारा जो बीपी है ना, दो टाइप का होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मीन्स जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट है। डायस्टोलिक जहाँ पे वॉल्यूम रिलैक्स है, वेंट्रिकल रिलैक्स है, रिलैक्सेशन स्टेज में। सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर याद रखना। अब देखो यहाँ पे क्या है, ब्लड प्रेशर 120/80, 120 सिस्टोलिक है, 80 डायस्टोलिक है, टू बी मेजर्ड। ये कैसे है? नॉर्मल। प्रेशर इन कट ऑफ अबोव 120, अबोव है 120 से हाई, बिलो है लो, ये बहुत लो, ठीक है। साउंड स्टॉप्स, बहुत लो। इसमें क्या है? साउंड ऑडिबल है स्टेथोस्कोप में, ठीक है। तो ये आपका एक डायग्राम था एनसीईआरटी में जो हमने समझ लिया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन इन प्लांट आई गेस हमने नहीं किया है, एक बार समझ लेते हैं। प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन स्टोमेटल पोर से ही होगा, रूट से होगा, लिख लेते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ओके। 3 पार्ट्स होते हैं, लीफ, स्टेम, रूट। समझ लेते हैं कि करके। लीफ कैसे? अभी हमने डिस्कस किया था, स्टोमेटा की वजह से, स्टोमेटल पोर्स। उसमें क्या होगा? ट्रांसपिरेशन। और नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टेम में कैसे? वस्कुलर बंडल, ओके, वस्कुलर बंडल्स के थ्रू। और बार्क ऑफ द ट्रीज, ट्रीज की बार्क के थ्रू। रूट में कैसे? सॉइल से, O2 को या फिर CO2 को एक्सट्रैक्ट करके वो अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। सो दीज आर द 3 पार्ट्स, मेन 3 पार्ट्स। respiration. Okay, so this is respiration in plants. Next, अब ये है ट्रांसपोर्टेशन। कैसे? मूवमेंट ऑफ वाटर का मूवमेंट कैसे हो रहा है ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन इन द प्लांट। सो रूट से क्या है? ऊपर गया, डाउनवर्ड टू अपवर्ड गया, जाइलम वेसल्स के थ्रू गया, यहाँ पे गया वाटर वेपर की फॉर्म में
क्या हुआ, उसने एनर्जी रिलीज कर दिया, वाटर वेपर की फॉर्म में ही रिलीज करने को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम है हमारा। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन कैसे हो पाता है? एक्सक्रीशन के लिए प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारे ह्यूमंस में और किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। एक्सक्रीशन की यूनिट क्या है हमारी में? वो है किडनी। सो किडनी क्या है? हमारे पास 2 किडनी होता है, दिस इज द किडनी। यहाँ पे हर एक नर्व याद कर लो, ये है हमारी लेफ्ट रीनल आर्टरी, ये हमारा है ओरोटा। याद आया क्या था वो ओर्टा? जो हमारे ब्लड से आया हुआ था, ब्लड वाला ही यहाँ पे है। ये हमारा है वेना कावा। लेफ्ट यूरेटर, राइट यूरेटर क्या कर रहा है? वो एक पैसेज प्रोवाइड कराएगा। यूरेटर प्रोवाइड पैसेज to pass the urine to the bladder. ब्लैडर क्या करेगा? स्टोर्स यूरिन, स्टोर्स यूरिन जब तक इस पे फोर्स एक्सर्ट नहीं किया जा रहा, टिल एक्सर्टेड ऑन इट। कैसा फोर्स लगेगा? और लिक्विड आएंगी तो खाली होने के लिए चाहिए, राइट? तो वहाँ से रिलीज कर देगा यूरिन को। यूरिन क्या कर, यूरिन यहाँ से यूरिन जब निकलेगा आपका, टॉक्सिक एलिमेंट्स निकालेगा आपकी बॉडी से, लाइक यूरिया और यूरिक एसिड। इन सम केसेस यूरिन में ग्लूकोज भी निकलने लगता है। कौन सा केस है वो? डायबिटीज़ का। डायबिटिक पेशेंट के यूरिन में कभी कभी, कभी नहीं, लाइक ग्लूकोज भी निकलता है। ओके, इसलिए यूरिन टेस्ट से पता लग जाता है कि पर्सन डायबिटिक है या नहीं है। अब इस किडनी की जो यूनिट है वो है नेफ्रॉन। सो दिस इज द नेफ्रॉन। मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं किडनी में, मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर। अब जो आपका ये वेन है और ये कैपिलरी है, वो कहाँ पे जाके, ये जो वेन है वो एंड हो जाता है एक बल्कि स्ट्रक्चर में, और यहाँ पे क्या है, अपने आप को अच्छे से कॉइल कर लेता है। वो पार्ट होता है आपका बोमेंस कैप्सूल। सो ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी जहाँ पे एंड होता है वो है बोमेंस कैप्सूल। ये है ग्लोमेरुलस, इसके अंदर का पार्ट ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का ट्यूब। और ये क्या है आपका, इससे कनेक्टेड है, यहाँ पे आके यूरिन चला जाएगा। ये है कलेक्टिंग डक्ट। ओके, तो ये है आपका एक्सक्रीशन। अब क्या है, कुछ लोगों का किडनी फेलियर हो जाता है। किडनी फेलियर इन द सेंस किसी इंजरी की वजह से या फिर किसी डिसीज़ की वजह से, ठीक है, उन्हें अपनी किडनी जो है, एक या दो जो भी किडनी है वो उन्हें निकालना पड़ता है। उस केस में किडनी ट्रांसप्लांट होता है। तो जब तक किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो जाता तब तक हम क्या करते हैं? हीमोडायलिसिस। दिस इज व्हाट हीमोडायलिसिस। देखो किडनी करता क्या है, हमारे ब्लड के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल देता है। वेस्ट आउट कर देता है, राइट? तो ये भी यही काम कर रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ पे 2 लाइन से दिस वन एंड दिस वन। अब ये यहाँ पे जाती हैं, डायलिसिंग होता है सॉल्यूशन का। एक में फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन होता है और एक में यूज्ड होता है। यूज्ड क्या, इसमें से एक्सेस सॉल्ट वगैरह जो भी वेस्ट होगा वो इस टैंक में आ जाएगा।
बाकी जो फ्रेश वाला होगा वो इसमें आ जाएगा एंड वापस से उसको बैक फ्लो करके ब्लड के अंदर डाल देंगे यूज़फुल सब्सटेंस। ये जो आपको पूरा पार्ट दिख रहा है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बना है, ट्यूबिंग। क्यों? सो दैट कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अटैक ना कर पाए। ये आर्टरी टू पंप, मतलब लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप, ये आर्टरीज वाली लाइन्स है इसकी, लाइन्स फ्रॉम वीन। ये वीन है, ये आर्टरी है, ये इसका सेमी परमिएबल ट्यूब है। डायलिसिंग हो रहा है, वेस्ट इधर निकाल दिया, यूज़फुल वाला इधर है, वापस से वो ब्लड में ले जाएगा। पर इस प्रोसेस का एक डिसएडवांटेजेस है, किडनी में क्या होता है ना, जब यूरिन आउट होता है तो उसमें से कुछ मटेरियल फिल्टर होते रहते हैं, यूरिन जो है उसमें से फिल्टर होता रहेगा। फिल्टर होके जो भी यूज़फुल मटेरियल और दिखेगा हमारे बॉडी को वो रीएब्जॉर्ब कर लेगा, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। बट इस केस में रीएब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है, रीएब्जॉर्प्शन नॉट पॉसिबल। ओके, तो यहाँ से आपका चैप्टर जो है एंड होता है। कॉन्सेप्ट वाइज आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बाकी ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जो भी हमने पूरा पढ़ा है उसी के बेस्ड पर है। द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर व्हाट? एक्सक्रीशन, राइट? एक्सक्रीशन की ही तो बात कर रहे थे हम। द जाइलम इन द प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम का काम क्या था? वाटर का ट्रांसपोर्ट करना, राइट? द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर ऑल ऑफ द अबव, राइट? इसमें से सारी चीज़ें चाहिए उसको। द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस इन, पायरुवेट का ब्रेक डाउन होता है CO2 देने के लिए वाटर एंड एनर्जी। कहाँ पर होता है ये? इन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, how are fats digested in our body? Where does this process take place? ये आपका था, कहाँ पे होगा? लिवर में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ फैट कैसे डाइजेस्ट? बाइल जूस की मदद से हो रहा था, और कुछ एंजाइम्स स्टमक में भी हो रहा था, कुछ एंजाइम्स थे। कौन से एंजाइम्स थे आपके? लाइपेज था, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा? सलाइवा का फूड वेट करना था टू किल द जर्म्स एंड बैक्टीरियाज इन द माउथ। What are the necessary condition for autotrophic nutrition and what are its byproduct? So autotrophic nutrition के लिए क्या क्या? क्लोरोफिल होना चाहिए so that photosynthesis परफॉर्म हो, उससे वो अपना एनर्जी बनाएगा। and what are its product? प्रोडक्ट में क्या आ रहा था आपका? O2, ठीक है। O2 था एंड H2O वाटर। सो व्हाट, और सॉरी ग्लूकोज भी था ना एज अ प्रोडक्ट। आगे है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, पढ़ लिया हमने। ऑर्गेनिज्म, नेम सम ऑर्गेनिज्म। तो एरोबिक में क्या था? ह्यूमंस बीइंग थे, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स थे। एनारोबिक में कुछ बैक्टीरियाज थे, ईस्ट थे, और ह्यूमंस का मसल सेल्स था। How are alveoli designed to maximize the exchange of gases? कैसे कर रहा था वो? गैसेस का एक्सचेंज कर रहा था। जो सैक है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ थ्रो आउट कर रहा था और CO2 को अंदर ले रहा था। What would be the consequences of the deficiency of hemoglobin in our body? हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, ब्लड का भी कलर डाइल्यूट हो जाएगा। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ब्लड इन ह्यूमन में। क्या था डबल सर्कुलेशन हमारा? पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो था वो क्या बना रहा था? हमारा डबल सर्कुलेशन। तो ये भी हमने पढ़ लिया है। क्यों ज़रूरी है? बिकॉज हम ह्यूमंस के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो उसका जो प्रोसेस होता है सर्कुलेशन का वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो सके, इसीलिए प्रोसेस बहुत ज़रूरी है।
व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम? क्या है डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम में? जाइलम वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है एंड फ्लोएम फूड करता है. कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन इन द किडनी विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग. सो एल्वियोलाई का हमने फंक्शन देख लिया था, नेफ्रॉन का फंक्शन देख लिया था. यूनिट है हमारी किडनी का जो जो क्या करता है, फिल्ट्रेट करने में हेल्प करता है इन किडनी. डायग्राम्स आपने देख लिया था. तो यहाँ पे आपका जो है चैप्टर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वन शॉर्ट वीडियो. आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा और मज़ा ज़रूर आया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस.